जी, गोगामा जी, ऐसे लिखा गोगा माटी व सोमरा, सोमरा माटी, सोमरा माटी ने नेतृत्व किया। फिर अगला पॉइंट लिखा बुंदेलखंड में डाकू मंगल सिंह ने नेतृत्व किया। बुंदेलखंड में डाकू मंगल सिंह के बुंदेलखंड में डाकू मंगल सिंह द्वारा नेतृत्व किया गया। अब थोड़ा जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चला, इसमें इतने क्रांतिकारी सब कुछ होता गया, तो भारत में हमें बताइए इस आंदोलन से भारत का आयात जो है वो घट गया। आयात घट करके कितना हो गया? 1/3। आयात घट गया, 1/3 हो गया। अब जबकि बंबई की मुंबई जो है बंबई की 14 मिलें बंद हो गई। बंबई में जो 14 मिलें थी वो इसी के कारण इस आंदोलन के दौरान ही बंद हो गई थी। अब सिगरेट का आयात घटकर जो सिगरेट है, सिगरेट का आयात घटकर 1/6 रह गया। सिगरेट का आयात घटकर के 1/6 रह गया। भारतीय सूती वस्त्र उद्योग कई गुना बढ़ गया। भारतीय सूती वस्त्र उद्योग कई गुना बढ़ गया। बढ़ गया, ठीक, सूती वस्त्र उद्योग कई गुना बढ़ गया। अब देखो, जब इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए अंग्रेजों ने क्या किया? संघर्ष के प्रति कठोर दमन, जो भारतीय संघर्ष कर रहे इनको कठोर दमन करने का रास्ता भारतीय इसने अंग्रेजी सरकार ने अपनाया। हमारी बात यहां से समझ लेना, जो इस आंदोलन के दौरान भारतीय आयात घटा, केवल 1/3 रह गया। बंबई की 14 मिलें बंद हो गई। सिगरेट का आयात घटकर 1/6 रह गया। भारतीय सूती वस्त्र उद्योग कई गुना बढ़ गया, क्योंकि बापूजी ने कहा था कि हर घर में चरखा काटे, ये बात कही गई थी। ठीक, दूसरी बात, इसी संघर्ष के प्रति कठोर दमन अपनाने लगे हैं और अंग्रेजों, देखिए इसे संघर्ष के प्रति कठोर दमन का रास्ता अपनाया गया। संघर्ष के प्रति कठोर दमन का रास्ता अपनाया गया, जिसमें गांधी जी सहित 90,000 से अधिक सत्याग्रही, गांधी जी सहित 90,000 सत्याग्रही को जेल में डाल दिया गया। यहां पर लगभग शब्द लगा ले, गांधी जी सहित लगभग 90,000 सत्याग्रही को जेल में बंद कर दिया गया या डाल दिया गया। अब देखो, साइमन कमीशन भी समाप्त हो, यहाँ पर साइमन कमीशन क्या समाप्त हो गया? ये नहीं, इसको सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हो गया। अब उसी समय हमने ये बात बताई थी, अभी आपने कहा साइमन कमीशन समाप्त हो गया। साइमन कमीशन ने उसी समय आया था। अब साइमन कमीशन की रिपोर्ट अब आई है, हमारी बात समझना। साइमन कमीशन की रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर दी गई। अब प्रस्तुत करने के बाद कहा गया कि ये कि साइमन कमीशन के आधार पर जो निर्णय निकाला जाएगा वही भारत सरकार अधिनियम 1935 करेगा। ठीक, साइमन कमीशन में क्या रखा गया कि तब तक साइमन कमीशन की रिपोर्ट तैयार होकर के आ गई और उस रिपोर्ट पर विचार विमर्श करने के लिए गोलमेज सम्मेलन हुआ। साइमन कमीशन का तो भारतीयों ने बहिष्कार किया था, और बहिष्कार करने के दौरान उन्हीं पर क्या होता है, वो उसी साइमन कमीशन पर
विचार विमर्श, क्योंकि भारतीय मान ही नहीं रहते। अब जब भारत के कोई लोग मान नहीं रहते तब गोलमेज सम्मेलन का क्या होगा, आयोजन होगा। और गोलमेज सम्मेलन 1930 से शुरू होते हैं। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ही केवल कांग्रेस शामिल होती है, बाकी किसी गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं होती है। ठीक, पहले नाम गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन पहले तो आपको बताएं, गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन क्या है वो पहले सुनो। सम्मेलन अब कब शुरू होते हैं, 1930। गोलमेज सम्मेलन शुरू कब से हुआ, 1930। अगर आप लिखे कब प्रारंभ हुए हैं, 1930। ठीक, 1930 में प्रारंभ हुए। कुल कितने सम्मेलन हुए, कुल 3 गोल मेज सम्मेलन हुए। कुल 3 गोलमेज सम्मेलन। ठीक, उसमें केवल दूसरे गोल मेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया। केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ही कांग्रेस ने भाग लिया, बाकी में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। अब देखना, पहली बार अगर देखा जाए जो गोलमेज सम्मेलन है उसमें जो बैठने का स्थान है जो अंग्रेजों का है वही भारतीयों का। इस आधार पर हम ये निकालते हैं, पहली बार ब्रिटिश सरकार द्वारा, पहली बार ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों को बराबरी का दर्जा दिया गया। भारतीयों को बराबरी का दर्जा दिया गया। ठीक, भारतीयों को पहली बार बराबरी का दर्जा दिया गया। आयोजन कहाँ हुआ, आयोजन कहाँ हुआ, लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में। लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में इन तीनों गोलमेज सम्मेलन का आयोजन एक ही जगह हुआ। उस समय उद्घाटन करता कौन था, जिसने उद्घाटन किया गोलमेज सम्मेलन का, और उद्घाटन करता इंग्लैंड के उस समय राजा कौन थे, कौन, इंग्लैंड के ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम। ध्यान रखना, ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम। ये क्या है, इन्होंने उद्घाटन करता है, इन्होंने उद्घाटन किया है सबसे पहले। ठीक, अध्यक्ष कौन था इसका, अध्यक्ष उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, हाँ, रैमजे मैकडोनाल्ड। जानिए, रैमजे मैकडोनाल्ड, ये फ्रांस में लिख लेना पीएम, उस समय के पीएम है रैमजे मैकडोनाल्ड। और इस समय नोट करके डालो, नोट में इस समय भारत के वायसराय कौन है, लॉर्ड इरविन। नीचे डालिए, इस समय भारत के वायसराय, इस समय भारत
कि वायस राय लॉर्ड इरविन ठीक, इस समय भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन थे। अब देखो, जो गोल में तीनों गोल सम्मेलनों के लिए जो चीज जरूरी है वो मैंने आपको बात, जो गोल में सम्मेलन में गोल में ही के बाहर है, इसमें दरअसल बीच में गोलाकार सभा लगती थी, ऐसे क्या, और चारों तरफ इसके लिए कुर्सियां है, ठीक, ऐसे और ऐसे कर लीजिए, चाहो सबके सामने कुर्सियां होगी और यही सब इसलिए गोल में सम्मेलन होगा, ठीक। गोल में इसको बनाएंगे, आगे थोड़ा बनाएंगे। चारों तरफ गोल में जो सम्मेलन हुआ था उसमें केवल विचार विमर्श करने के लिए। अब डालिए प्रथम गोल में सम्मेलन, ये बात क्लियर। देखो कब प्रारंभ हुआ, 1930। कुल 3 गोल में सम्मेलन हुए, ये दूसरे गोल में सम्मेलन में ही कांग्रेस शामिल हुई थी, बाकी किसी में कांग्रेस शामिल नहीं हुई थी। पहली बार ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को बराबरी का दर्जा दिया, केवल बिहार। फिर ये आयोजन कहाँ हुआ, लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में आयोजित किया गया था। उद्घाटन उस समय उद्घाटनकर्ता कौन था, ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने इसका उद्घाटन किया था गोल में सम्मेलन का, और अध्यक्ष लैंडे मैकडोनाल्ड जो वहां के प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड के, और इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन, ठीक, लॉर्ड इरविन इस समय भारत के वायसराय थे। अब देखो 1930 में साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, हमारी बात समझना। 1930 में साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई और सभी राजनीतिक गठबंधनों ने, जो क्या संगठनों ने कमीशन की सिफारिश को अस्वीकार किया। 27 मई 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट जो है वो प्रकाशित हुई थी। 27 मई 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई और जितने राजनीतिक संगठन हैं उन सभी संगठनों ने इस रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया। अब अस्वीकार करने के कारण अब कांग्रेस के जो प्रमुख नेता थे वो कहां थे, जेल। कौन सा आंदोलन चल रहा था, सविनय अवज्ञा। कांग्रेस के प्रमुख नेता जेल में थे। ब्रिटिश सरकार निराशा एवं असंतोष के कारण, ब्रिटिश सरकार में निराशा और असंतोष का वातावरण था। नवंबर 1930 में गोल में सम्मेलन बुलाया गया, लेकिन 90,000 राजनीतिक नेता वो सभी अंग्रेजों की जेलों में पड़े हैं। और उसी समय तब प्रथम गोल में सम्मेलन हुआ था, उसमें अन्य पार्टियों ने तो भाग लिया था, कांग्रेस के प्रमुख नेता नहीं गए। जब प्रमुख नेता नहीं गए, जिसके कारण एक विपिन चंद्र है वो कहते हैं कि ये वो रामायण की कथा है जिसमें राम ही नहीं, बिना राम के ही रामायण की कथा। प्रथम गोल में सम्मेलन के बारे में उन्होंने बात कही। और अन्य सदस्यों, जब प्रथम गोल में सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से शुरू होता है और 19 नवंबर 1931 तक चलता है, इसमें कांग्रेस ने तो भाग नहीं लिया। कुल उसमें सदस्यों की संख्या कितनी है, 89 सदस्यों की संख्या। प्रमुख सदस्य आपको लिखा देंगे। पार्टियों की बात अगर करें तो हिंदू महासभा के 2 लोग, उदारवादियों के भी 2-3 लोग, मुस्लिम लीग के 2-3 लोग, सिखों के सरदार संपूर्ण सिंह भी थे, एंग्लो इंडियन के भी थे, दलित वर्ग के थे, देशी रियासतों के भी 16 लोग। ये सभी अलग अलग पार्टियों के लोग गोल में सम्मेलन में भाग लिया, लेकिन जो मुख्य पार्टी कांग्रेस है उसने भाग नहीं लिया था। इसलिए क्या हुआ, अंग्रेजों में और ज्यादा निराशा उत्पन्न हो गई, क्योंकि 90,000 राजनीतिक लोग बंद है। इसी के कारण अब क्या करते हैं, लॉर्ड इरविन है अब डरते हैं, क्योंकि जब उनके जो गोल में सम्मेलन में भाग नहीं लिया तो इंग्लैंड में दबाव बनाया जाता है कि लॉर्ड इरविन क्या कर रहे हो, ये कैसा माहौल है जहां पर ये लोग तैयार ही नहीं हो रहे, क्या करना चाहिए। पहले डालो प्रथम गोल में सम्मेलन, पहले इसको लिखा लीजिए।
प्रथम गोल मेज सम्मेलन। प्रथम गोल मेज सम्मेलन क्या करे, पहले तो ये कैसा रहा था, सफल या असफल, और फिर लिख लेना असफल, असफल रहा। ठीक, प्रथम गोल मेज सम्मेलन असफल रहा। आयोजित कब हुआ था, 12 नवंबर 1930 से 19 नवंबर 1931 तक। ठीक, 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी को, नवंबर लिख दिया, 19 जनवरी 1931 तक, एक वर्ष तक की बात है। 1931 तक ये क्या हुआ कि ये इसका आयोजन हुआ, ठीक है ना। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। ठीक, इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया तो यह असफल रहा, तो यह असफल रहा। ठीक, कुल कितने सदस्य, कुल 89 सदस्य शामिल हुए। ठीक, कुल कितने 82 सदस्य शामिल हुए, और जिसमें से ये सदस्यों की संख्या में अगर देखा जाए तो भारतीय सदस्य कितने हैं, 76, और 13 सदस्य ब्रिटिश सदस्य। ठीक, ब्रिटिश राजनीतिक दलों के सदस्य, ब्रिटिश राजनीतिक दलों के सदस्य, ये 13 सदस्य जो है उसमें, और ये भारतीय सदस्य 6 भारतीय सदस्य। इतने लोग प्रथम गोल मेज सम्मेलन में, जिसमें भारतीय सदस्यों में प्रमुख, भारतीय सदस्यों में प्रमुख, भारतीय सदस्यों में भी प्रमुख आते हैं। देखो, क्या इनके सभी के नाम लिखेंगे तो बहुत बड़ी बात है, क्या हुआ, सदस्यों में अगर प्रमुख की बात की जाए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मोहम्मद अली जिन्ना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मोहम्मद अली जिन्ना, फिर मोहम्मद शफी, कामा करके लिखो, मोहम्मद शफी, कामा गंगा सिंह, कामा जय सिंह, कामा श्रीनिवास शास्त्री, कामा जयकर, वह कश्मीर के शासक कौन थे उसमें, शासक हरि सिंह ने भी भाग लिया। कश्मीर के शासक हरि सिंह ने भी भाग लिया। अब देखो, 19 जनवरी 1931 तक ये सम्मेलन चला, लेकिन सभी राज्यों जो लोग इसमें शामिल थे वो भी एकमत नहीं हो पाए। वो जानते थे
अंग्रेज भी जानते थे कि भारतीय एक चीज पर निश्चित नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जितना चाह रहे हैं कि हमारा पाकिस्तान अलग दे दो, अम्बेडकर साहब चाह रहे हैं कि हमारा प्रथम निर्वाचन करने के माध्यम से अलग कर दो। सभी अपने अपने तरफ खींच रहे हैं और इसलिए भारत के कई टुकड़े होने की संभावना के आधार पर उधर कांग्रेस ने भी इसको लगा दिया, कहा कि हम गोलमेज सम्मेलन की बात कोई भी बात नहीं मानेंगे। ये स्थितियां संभव नहीं है, जबकि सम्मेलन में नरेशों ने अखिल भारतीय संघ की स्थापना के लिए प्रस्ताव सम्मिलित होने को प्रस्ताव को सबको चकित कर दिया था। जो देशी रियासतें थी वो कहती थी कि हम सम्मिलित हो जाएंगे, लेकिन अम्बेडकर ने क्या किया, दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग रखी। लेकिन उधर जिन्ना भी अपने पाकिस्तान के लिए चल रहा, हर कोई अपने तरफ खींच रहा, एकजुटता न जुटते हुए, कांग्रेस की सहभागिता न होते हुए ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन असफल। जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया तब लॉर्ड इरविन पर बोझ पड़ा कि आखिर कांग्रेस में शामिल क्यों नहीं है। नेता तो सब जेल, तो सीधी सी बात, लॉर्ड इरविन ने ही तो जेल में सबको बंद करवा रखा है, और सब नेता तो सब जेल में, तो कांग्रेस कैसे। तो फिर भी जब उनसे बात की लॉर्ड इरविन ने, तो उन्होंने कहा मैं गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लूंगा, आप अपने तरीके से तैयारी करवा लो, आप कर लीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, आप ऐसा न करिए, आप ऐसा करिए गोलमेज सम्मेलन में भाग लीजिए। तब महात्मा गांधी से जब बात हुई, कैसे बात हुई वो सुनो। महात्मा गांधी से लॉर्ड इरविन की बात कराएं आपको, जो लॉर्ड इरविन ने गांधी जी से बात की, और कैसे। तेज बहादुर सप्रू का नाम सुना है, तेज बहादुर सप्रू और जयकर, इन दोनों लोगों ने कहा कि हमें महात्मा गांधी के पास जाने की इजाजत छूट दी है, और प्लस आपके पास आने को मैं आपकी बात करा सकता। तेज बहादुर सप्रू और जयकर के प्रयास दोनों वो लॉर्ड इरविन के पास, कभी महात्मा गांधी के पास, उनके लिए खुली छूट थी, आप दोनों जगह आओ। उनके आदेशानुसार जब तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने, इन दोनों ने इनके प्रयासों से लॉर्ड इरविन और गांधी के बीच जो समझौता किया गया, उसी को हम दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। तो लॉर्ड गांधी जी ने लॉर्ड इरविन से अपनी शर्तें रखी, कहा कि जो हमने शर्तें दे रहे वो हमारी अगर मान लोगे तो हम क्या करेंगे, दिल्ली गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। तो उन्होंने कहा बोलो बात ये क्या है आपकी। तो सीधे पहले नंबर उन्होंने कहा कि पहले तो लॉर्ड इरविन ने कहा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करिए। गांधी जी मान गए, कहा ठीक है हम गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर देंगे। कहने का मतलब कांग्रेस गांधी के क्या हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने पर राजी। पहली बात। दूसरी बात, जो कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लेने के लिए राजी हो गई, ये भी किसने कहा, इरविन ने कहा गांधी ने, तो वो भी बात मान गए। सम्मेलन में पेश किए जाने वाले संवैधानिक सुधार, संघीय व्यवस्था, उत्तरदायित्वपूर्ण शासन, विदेशी मामले, अल्पसंख्यकों के जुड़े मामले में सुधार का पर आधारित होगा, ये बात कही है महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन। उन्होंने कहा ठीक, जो आप कहते हो वो ठीक, और कहा लॉर्ड इरविन ने कहा जितने राजनीतिक कैदी बंद है, जिन पर हत्या का मुकदमा नहीं लगा है, या कहें जिन पर हिंसा का आरोप नहीं है, उन सभी को छोड़ो। इरविन तो भाई अब तो वो दबाव में है, लॉर्ड इरविन ने कहा ठीक हम छोड़ रहे, उन्होंने छोड़ दिया, कहा कि ठीक वो भी बात सही मान ली। फिर उन्होंने कहा, गांधी जी ने कहा कि हम जो नमक बनाने के लिए नमक कानून तोड़ रहे हैं, आप नमक कर बिल्कुल हटा दो। इरविन ने कहा ठीक है, वो भी हटा दिया। अब गांधी जी सोच रहे पता नहीं आपसे इतना सीधा व्यक्ति कैसे हो गया, अब तो हमारी हर बात मान रहा है। कि कहा कि बिना करके नमक बनाने का भी अधिकार दे दिया। फिर कहा विदेशी वस्त्र और शराब की दुकानों पर धरना। उन्होंने कहा कि शराब की दुकानों पर शांतिपूर्वक धरना दे। उन्होंने ठीक है, तुम्हें शांतिपूर्वक धरना देना तो हमें कोई दिक्कत नहीं, धरना आप दीजिए, वो भी बात उन्होंने मान ली। फिर कहा आपातकालीन अध्यादेश वापस लेने और वह जब्त की गई संपत्ति को पुनः लौटानी पड़ेगी। उन्होंने कहा ठीक है, वो भी हम आपको लौटा देंगे, आप द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग। उन्होंने कहा ठीक है भाग देंगे। लेकिन गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन अस्वीकार करने की, स्थगित करने का भी क्या दिया, वचन दिया कि हम स्वीकार कर लेंगे और
ब्रिटिश सरकार जो एक बात और उन्होंने कही थी, लॉर्ड इरविन ने गांधी जी से कहा कि ब्रिटिश सरकार के सामान का आप बहिष्कार, तो ये बात महात्मा गांधी ने भी मान ली थी कि ब्रिटिश सरकार के सामान का बहिष्कार नहीं करेंगे, लेकिन शराब की दुकानों के सामने शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन, तो वो बात उन्होंने लॉर्ड इरविन ने मानी थी। फिर गांधी जी द्वारा पुलिस की जांच, गांधी जी ने कहा था कि जितनी भी आपने ज्यादती की है, लोगों के साथ हिंसा की, उसकी जांच करवाई, लेकिन लॉर्ड इरविन ने कहा कि ऐसा नहीं होगा कि आप जांच मत करवाओ और जांच आश्रित होगी न गांधी जी की तरफ से, मतलब अधिकतर देखा जाए उनके प्रयासों से सहमति बन गई। अब जब सहमति बन गई, और यही पर अगर बात एक आती है कि जब गांधी इरविन समझौता हो रहा था, उस समय सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह जो तीन लोग थे, इनको 23 मार्च 1931 को फांसी हुई थी, और इनका जो गांधी इरविन समझौता है वो 5 मार्च 1931। अगर गांधी जी एक बार भी इन नवयुवा साथियों को एक बार भी कहते कि ऐसा करिए कि इनको ही छोड़ दें, तो सारे छोड़ दिए जाते। अगर नहीं कर सकते तो इन्हें आजीवन कारावास में ही बदला देते, और आजीवन कारावास में भी ये नहीं बदलाया। तभी इसके बाद में क्या होता है, कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन जब महात्मा गांधी जाते हैं, तब इनको काले झंडे दिखाए जाते हैं, तब ये कहते हैं गांधी मर सकता है लेकिन गांधी बात जिंदा रहेगा। पहले गांधी इरविन समझौते की तरफ चलो, फिर आगे की बात बताते हैं। पहले डालो गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता, ठीक। कब, पहले डालो कब, 5 मार्च 1931। कब हुआ था? 5 मार्च 1931। और कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? दिल्ली हुआ था, दिल्ली। अतः ये इसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। अतः इसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। अतः इसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। नीचे देखो, तेज बहादुर सप्रू व जयकर के प्रयासों से, तेज बहादुर सप्रू, हाँ, तेज बहादुर सप्रू व जयकर के प्रयासों से गांधी व इरविन के मध्य समझौता। नीचे डालो समझौते की शर्तें। देखो, अब आपको जो दिखा रहे हैं शर्तें, वो मुख्य शर्तें और भी हैं, वो अलग चीज। देखिए, नंबर 1, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने पर, नंबर 1, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने पर कांग्रेस राजी होगी। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने पर कांग्रेस राजी हुई। नंबर 2, कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो। कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो। नंबर 3, पहले इसके पीछे और लिख लीजिए, सम्मेलन में पेश, जो दूसरा नंबर लिखा है उसी में लिखना, सम्मेलन में पेश किए जाने वाला
सम्मेलन में पेश किए जाने वाले संवैधानिक सुधार, संघीय व्यवस्था, उत्तरदायी पूर्ण शासन, विदेशी मामले, अल्पसंख्यकों से जुड़े मामलों में सुधार होगा, अल्पसंख्यकों से जुड़े मामलों में सुधार पर आधारित होगा, ऐसे समझा, सुधार पर आधारित होगा। नंबर 3 डालो। नंबर 3, राजनीतिक कैदियों के विरुद्ध, आगे जिन शब्द लगा लेना, जिन राजनीतिक कैदियों के विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं है, उन्हें रिहा किया जाए। नंबर 4, बिना कर के नमक बनाने का अधिकार। नंबर 4, बिना कर के नमक बनाने का अधिकार। बिना कर के नमक बनाने का अधिकार। नंबर 5, विदेशी वस्तुओं व शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन। नंबर 6, आपातकालीन अध्यादेश वापस लेने व जब्त की गई संपत्ति पुनः लौटानी होगी। जब्त की गई संपत्ति पुनः अध्यादेश वापस लेने व जब्त की गई संपत्ति पुनः लौटानी होगी। ये बात है, नीचे डालो नोट करिए। इसमें डालो गांधी जी ने भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु को होने वाली फांसी पर चुप्पी रखी। 23/3/1931 ईस्वी, 23/3/1931 को इन तीनों को फांसी दे दी गई। आप पहले 2 मिनट पास हो। जब क्या यहाँ पर गांधी इरविन जो समझौता हुआ उसमें कहीं पर स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया? स्वराज शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। जब स्वराज शब्द का प्रयोग नहीं किया गया तो अगला जो अधिवेशन कराची अधिवेशन होता है 26 से 29 मार्च 1931 में, वहां पर क्या होता है कि अगर के.एम. मुंशी ने समझौते को भारत में संवैधानिक इतिहास का एक परिवर्तन घटना कहा, लेकिन जो युवा वर्ग है वो इससे नाराज था। अगर उसमें देखा जाए जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इन्होंने कहा कि पूर्ण स्वतंत्रता का जो लक्ष्य हमें कहीं पर दिखाई नहीं पड़ता है। पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य तो गांधी जी ने कहीं पर बातें ही नहीं चलाए।
इस बात कहकर इन्होंने आलोचना रखी और कहा कि पूर्ण ध्यान नहीं दिया गया। युवा कांग्रेस नेता इनसे और भी संतुष्ट थे कि जो भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी होने वाली है उन पर भी बात नहीं की, शायद वो लोग बच जाते। जो कांग्रेस का विशेष अधिवेशन होगा उसमें क्या बात चलती वो चलो पहले। अब जब गांधी समझौता हुआ और समझौते की शर्तें के अनुसार लोगों को छोड़ भी दिया गया जिन पर हिंसा के आरोप नहीं थे, उन राजनीतिक बंदियों को छोड़ दिया गया। गांधी जी भी रिहा हो गए, जवाहरलाल नेहरू ये सभी लोग रिहा हो गए और रिहा होकर के तब तक कराची अधिवेशन, कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है प्रत्येक वर्ष, जो उस समय कराची अधिवेशन हुआ कब 1931 में। कराची अधिवेशन कराची अधिवेशन 26 से 29 मार्च 1931। क्या वार्षिक अधिवेशन नहीं, तो ये वार्षिक अधिवेशन नहीं, विशेष अधिवेशन तो नहीं है। ठीक, पहले आ जाओ। नहीं, ये विशेष अधिवेशन इसमें ही है, मार्च को नवंबर दिसंबर होता है, सही बात। ये विशेष अधिवेशन इसे लिख दिया, ये विशेष अधिवेशन है। और मार्च 1931 में इसी में इसमें जो अध्यक्ष है जो वो कौन बनेंगे? अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल, सही। इसके जो अध्यक्ष है सरदार वल्लभ भाई पटेल बने, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कराची अधिवेशन जो हुआ है इसके अध्यक्ष है सरदार वल्लभ भाई पटेल। पहली बात तो सुनो, यहाँ पर से गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन किया गया। इसी अधिवेशन में क्या हुआ, इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। इसमें गांधी और इरविन समझौते का क्या किया गया? समझौते का अनुमोदन का मतलब अनुमोदन किया गया। गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन कर दिया गया, कहा कि मान्य, सबको मान लिया, सबने मान लिया। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और बात सुनो, इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार व राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम के बारे में, मौलिक अधिकार व राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम के बारे में प्रस्ताव पारित किए। मौलिक अधिकार व राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम के प्रस्ताव पारित किए गए। इसी अधिवेशन को कांग्रेस का राजनीतिक व आर्थिक दस्तावेज कहा जाता है। इसी अधिवेशन को कांग्रेस का राजनीतिक व आर्थिक दस्तावेज कहा जाता है। बात समझ पाए नहीं? इस अधिवेशन को कांग्रेस का राजनीतिक आर्थिक दस्तावेज इसी अधिवेशन को कहा जाता है। अब देखो, जब इसी अधिवेशन को जो दिल्ली में अधिवेशन हुआ, महात्मा गांधी थे दिल्ली में। अब दिल्ली में क्या वो कराची अधिवेशन में भाग लेने नहीं जा रहे। जब वो कराची अधिवेशन में भाग लेने जा रहे थे तभी पंजाब से निकलेंगे कि नहीं,
पंजाब के रास्ते जब वहां जाते हैं तो उन्हें काले झंडे दिखा करके उन पर शोक मतलब उनका विरोध किया गया। ठीक, उनका विरोध किया गया कि आपने ऐसी बात क्यों कही, आपने क्यों नहीं सुखदेव राजगुरु इन सबका क्यों अवहेलना की, आपने स्वतंत्रता पूर्ण स्वराज की बात आपको कहां चली गई, उसे तो कम से कम कहना चाहिए था, वो भी बात नहीं कही। तभी गांधी जी ने गुस्सा, जब ये सभी बातें होती तो सामने वाले व्यक्ति को भी गुस्सा आता है, तो गांधी जी को गुस्सा आया। तब उन्होंने कहा आप जिसका विरोध कर रहे हो वो सब हिंसात्मक लोगों ने हिंसा के रूप में कार्य किया, हालांकि उनके बात नहीं गई, लेकिन उन्होंने कहीं कहीं हिंसा का प्रयोग किया और हम हिंसा के साथ नहीं है। इस उद्देश्य से उन्होंने कहा कि यहाँ पर उन्होंने कहा आप मुझे मार दो, जब काले झंडे दिखाए गए विरोध किया गया तो कहा कि आप मुझे भले मार दो लेकिन मैं मर सकता हूँ, लेकिन जो मैंने नीति बनाई है, जो मैंने चाल चलन किया वो हमारा सदैव जिंदा रहेगा। मतलब गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद जिंदा है। नीचे बात यही हो, इस अधिवेशन के दौरान गांधी ने कहा, इस अधिवेशन के दौरान गांधी ने कहा गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद जिंदा रहेगा। गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद जिंदा रहेगा। अब देखो, जब इधर शर्त तैयार हो गई कि उनको जाना है कहां, इंग्लैंड, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, उधर तैयारियां होने लगी, इधर कांग्रेस भी जाने लगे, तब वहां द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की क्या होने लगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की तैयारी। कहा कि अब इरविन ने तैयारी कर ली कि कहा वास्तविक रूप से अब कांग्रेस इसमें भाग लेने वाली है और अब भाग लेगी। अब फिर से गोलमेज सम्मेलन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया। कब दूसरा गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया आपको बता दें, 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया, उसमें कांग्रेस का एकमात्र प्रतिनिधि जो है वो गांधी जी थे। गांधी जी का मतलब पूरी कांग्रेस, ठीक, एकमात्र प्रतिनिधि गांधी जी गए और इसे राजपुताना नामक जहाज से रवाना हुए, लंदन को रवाना हुए और लंदन पर पहुंचते हैं और लंदन में जब पहुंचते हैं तो उनको सरकार खुद व्यवस्था करके देती है कि किंग्सले हॉल में उन्हें ठहराया गया। किंग्सले हॉल में ठहराया गया, ठहरा करके सरोजनी नायडू, मनमोहन मालवीय और वो कांग्रेस ने अपनी तरफ से सम्मेलन में भाग लेने के लिए मनोनीत किया, परंतु यह दोनों क्या हुआ, विशेष प्रतिनिधि के रूप में शामिल नहीं हुए थे, गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं हुए थे। इन लोगों को प्रतिनिधि के रूप में नामित किया गया था लेकिन ये गए नहीं। तब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के सदस्यों की संख्या होती है 111। पहले तो आपको बता दें कई बातें, पहले इसको लिखो फिर बताते हैं, एक बार दूसरी बात छूट जाएगी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन अब 7 सितंबर 1931, 7 सितंबर 1931 से लेकर के कब तक, 1 दिसंबर 1931, 1 दिसंबर 1931। और होगा कहाँ, कहाँ होगा, सेंट जेम्स पैलेस लंदन। स्थान वही, स्थान को दिखाने की आवश्यकता तो नहीं है। उसमें लिखिए कांग्रेस ने भाग लिया, नीचे लिखो कांग्रेस ने भाग लिया, ठीक, कांग्रेस ने भाग लिया। एकमात्र प्रतिनिधि गांधी जी, एकमात्र प्रतिनिधि, एकमात्र प्रतिनिधि गांधी जी, ठीक।
एकमात्र प्रतिनिधि गांधी जी, नीचे गांधी जी राजपुताना, ये राजपुताना क्या है? हाँ, राजपुताना नामक जहाज से लंदन रवाना हुई। राजपुताना नामक जहाज से लंदन रवाना हुई। लंदन रवाना हुई। लंदन रवाना हुई। नोट करके लिखो, नीचे डालना नोट। लंदन पहुंचने पर गांधी को किंगसले हाल में ठहराया गया। लंदन पहुंचने पर गांधी जी को किंगसले हाल में ठहराया गया। किंगसले हाल में ठहराया गया। फिर अगला पॉइंट लिखना, लंदन पहुंचने पर गांधी जी को किंगसले हाल में ठहराया गया। किंगसले हाल में ठहराया गया। नहीं, सरोजिनी नायडू, आगे नोट में नहीं, ऐसे लिखो, सरोजिनी नायडू व मदन मोहन मालवीय सरोजिनी नायडू व मदन मोहन मालवीय को कांग्रेस ने अपनी तरफ से सम्मेलन में भाग लेने हेतु मनोनीत किया। परंतु यह दोनों जो गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद के माध्यम से, जीजी के माध्यम से ऐसे यह दोनों विशेष प्रतिनिधि के रूप में शामिल। कौन? सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय, लेकिन कांग्रेस की तरफ से शामिल नहीं हुए थे। शामिल हुए कुल सदस्य, नीचे डालो, कुल सदस्य पहले कितने थे? 89। अब सीट कितने हैं? 111। कुल सदस्य 111। भारत के प्रमुख लोग इसमें डाल दीजिए, भारत के प्रमुख लोग, भारत के प्रमुख लोग पहले डाल दीजिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, राजपुताना के राजा गंगा सिंह, राजपुताना के राजा गंगा सिंह, इमाम अली, सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद इकबाल, घनश्याम दास बिड़ला, एस के दत्ता इत्यादि। अब देखो, पहले 2 मिनट मेरी बात सुनो, फिर इसके दत्ता इत्यादि। ये पार्टियों के लिए फिर तो लंबी बात हो जाएगी, पूरा बताना पड़ेगा, अलग अलग पार्टियों से अलग अलग। मैंने प्रमुख आपको दिखाए, सदस्यों की संख्या 111,
तो सबका यस सर, ये सर क्वेश्चन बनेंगे। जैसे मतलब मान लीजिए वो राष्ट्रवादी पार्टी से आगे पहले बात पूरी। जब द्वितीय गोल में सम्मेलन हुआ, गोल में सम्मेलन में एक तरफ यही तो इनकी सबकी क्या होती है, सीटें। ये गोल में सम्मेलन के लिए ये सीटें लगा, छोटी बड़ी हो जाए तो कोई बात। अब देखा गांधी जी जो गोल में सम्मेलन जब हुआ था, तब गांधी जी जब कांग्रेस ने भाग लिया, और कांग्रेस में भाग लेने के लिए पहले ही उनके रास्ते पर क्या बिछाया। देखो ये गोल में सम्मेलन है, इधर साइड में आम जनता या जनरल या सामान्य लोगों के लिए सामान्य, इधर साइड में क्या हुआ, इधर वीआईपी लोग बैठने की व्यवस्था, इधर वीआईपी, इधर गांधी जी के लिए कारपोरेट पहले से ही बिछवा दिया गया कि गांधी जी आ रहे हैं। तो उन्होंने जैसे ये गांधी जी आए हैं, और गांधी जी के लिए यहाँ पर बड़ा सा कारपोरेट बनाया गया, और वो सीढ़ियां बनाई गई वहां पर चढ़ने के लिए। ठीक, गांधी जी जब जा रहे हैं, यहाँ कहा जाता है कि सीढ़ियों पर चढ़ते हुए खटखट की आवाज आती है। हमारी बात समझते रहे, खटखट की आवाज आती है, और इधर कौन बैठे हैं, इधर प्रधानमंत्री पीएम और विंस्टन चर्चिल। आपने नाम सुना है विंस्टन चर्चिल का या नहीं? वो बताइए, क्या विंस्टन चर्चिल उस समय वर्तमान के प्रधानमंत्री हैं? वो पूर्व प्रधानमंत्री। और इधर एक पत्रकार है, और उसका नाम है फ्रैंक मोरिस। वो इधर बैठा है, और जब लोग देख रहे हैं, पत्रकार लंदन में जो कोई भारतीय पूछा कि कोई बड़ा सा आदमी है, बहुत हंगामा मचने को, इतनी सी तैयारी है, इतना तैयारी की गई तो बड़ी सी बात होगी। जब देखा गांधी जी जब गाड़ी से उतरे हैं, तो केवल एक लंगोटी में, तो भी दुबले पतले लंगोटी में उतरे हैं, तो आगे को जैसे बढ़े, और जब ये सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं, तब ये पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने कहा कि ये तो अर्धनग्न फकीर है। इसे विंस्टन चर्चिल ने अर्धनग्न फकीर कहा। और जब कि फ्रैंक मोरिस ने कहा कि ये अर्धनग्न फकीर नहीं, पहले फ्रैंक मोरिस ने कहा कि ये देशद्रोही है। फ्रैंक मोरिस ने पहले गांधी जी को देखकर कहा कि ये तो देशद्रोही है। देखो मतलब कोई कपड़े भी नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब क्या है, तो देशद्रोही। तब विंस्टन चर्चिल ने कहा ये देशद्रोही नहीं है, ये कैसा है, अर्धनग्न फकीर। यहाँ पर बातें अलग अलग तरीके से किताबों में अलग अलग उल्लेख मिलता है। हालांकि कुछ किताबों में कहते हैं कि फ्रैंक मोरिस ने इसे अर्धनग्न फकीर कहा था, देशद्रोही प्रधानमंत्री ने कहा था, विंस्टन चर्चिल ने कहा था। लेकिन आयोग ने ये बात क्लियर की है कि जो पीएम पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने इन्हें अर्धनग्न फकीर कहा था, फ्रैंक मोरिस ने इन्हें देशद्रोही कहा। ठीक, दोनों बातें याद रखना। यही बात नीचे लिखो। इसी सम्मेलन के दौरान विंस्टन चर्चिल ने गांधी को अर्धनग्न देशद्रोही फकीर कहा।
अर्धनग्न देशद्रोही फकीर कहा। दोनों शब्द हमने जोड़ दीजिए, कंफ्यूज मत होइएगा। अर्धनग्न देशद्रोही फकीर कहा तथा ब्रिटिश सरकार की बराबरी करने, ब्रिटिश सरकार की बराबरी का दर्जा देने पर, ब्रिटिश सरकार को की बराबरी का दर्जा देने पर आलोचना की। विंस्टन चर्चिल ने कहा कि गांधी जी को अपनी बराबरी में कैसे बैठा लिया, इन भारतीयों को कैसे बैठा लिया। ठीक, यहाँ पर और बात सुनो, नीचे बात देखो। फ्रैंक मोरिस ने गांधी को देशद्रोही फकीर कहा। फ्रैंक मोरिस ने गांधी जी को देशद्रोही फकीर कहा। अब वहां की बात छोड़ो, इधर जो कौन है, रैंजे मैकडोनाल्ड वायसराय, इस समय कौन है वो प्रधानमंत्री, कौन है, रैंजे मैकडोनाल्ड। रैंजे मैकडोनाल्ड प्रधानमंत्री है और वायसराय कौन है, लॉर्ड इरविन को हटा दिया है। अब यहाँ पर वायसराय उन्होंने क्या किया, वायसराय बदल दिया और बदल करके इस समय वायसराय तत्कालीन गवर्नर कौन, वेलिंगटन जी को बना। उन्होंने कहा कि इरविन कुछ नहीं कर पाएंगे। अब तब जैसे गांधी जी ने इरविन के स्थान पर वेलिंगटन को देखा तो समझ गए अंग्रेज को चाल फेंकने वाले, उन्होंने चाल जरूर फेंकी, चाल फेंक दी। अंग्रेज भी समझ रहे हैं भारतीय एक शब्द एक चीज पर एक मत कभी नहीं हो सकते, वो जरूर इधर फूट पड़ी ही रहेगी। इसी बात के लिए जब गांधी जी बैठे, जैसे ये सारी कुर्सियां लगी होंगी और इनके चारों तरफ ये सब लगे हैं और बैठे एक दूसरे के सामने बात होने लगी, तो इधर देखो, उधर पाकिस्तान की मांग के लिए जिन्ना भी है, सभी राजनीतिक पार्टियां, अम्बेडकर भी अपनी मांग कर रहे हैं, तो बात चलने लगी। कहा कि आप हमें बताइए, गांधी जी और अम्बेडकर के बीच सबसे पहले बात है। उन्होंने कहा आप हमें बताइए, आप जिस स्वराज की मांग कर रहे हैं, आपके यहाँ जो महिलाओं की दशा है वो कैसी है, आप उसको सत्य में बखान करके बताइए। इन सभी बातों पर तर्क हुई, तब गांधी जी को सबसे ज्यादा जो इतने प्रफुल्लित खुश होते हुए गए हैं, आज अपने देश की दयनीय दशा और अप्रसयता को देखकर उन सभी बातों को यहाँ पर खुल के कहा गया, तब गांधी जी के खुद के पसीने छूटने लगे और वो परेशान हो गए। तब उन्होंने कोई निर्णय नहीं हो पाया। जब निर्णय नहीं हो पाया, अंततः गांधी जी वहां से चल देते हैं और वापस आते हैं। अच्छा, लोग, भारत के लोग समझ रहे हैं कि गांधी जी स्वराज की मांग पूरी करवा के आ रहे होंगे और हमें बहुत अच्छी खुशी होगी, हम स्वतंत्र हो जाएंगे, कुछ न कुछ मिल रहा होगा। लेकिन गांधी जी यहाँ पर परेशान हो गए, जवाब नहीं दे पाए, अंततः वो पीछे अब गोलमेज सम्मेलन से वो निकल चलते हैं कहाँ, भारत की ओर। और गोलमेज सम्मेलन में कोई निर्णय नहीं हो पाया। जब कोई निर्णय नहीं हो पाया, क्योंकि जो रियासतें थी वो अपना अधिकार जमाना चाहती थी। अम्बेडकर अलग पृथक निर्वाचन की बात कर रहे थे, इस्लाम वो मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिन्ना वो अलग अपना पृथक निर्वाचन पद्धति की मांग कर रहे थे। इसलिए यहाँ पर कोई भी बात नहीं बन सकी और बात न बन सकने के कारण यह भी गोलमेज सम्मेलन क्या रहा, असफल। यही बात नीचे को। अच्छा, एक बात आपको और भी नहीं बताई है, आप हमें बताइए भारत सचिव इस समय कौन था? भारत सचिव सैमुअल होर है इस समय। इस जदीपुर में सम्मेलन है इस समय, अभी बात दिखा देंगे। सैमुअल होर है, इन्होंने ही जाट पंचम का परिचय गांधी जी से करवाया। पहले आगे देखो, जाट पंचम से नोट करके वाली, जाट पंचम से गांधी जी का परिचय, जाट पंचम से गांधी जी का परिचय, जाट पंचम से गांधी जी का परिचय सैमुअल, ऐसे शब्द लिखना, होर, सैमुअल होर, सैमुअल होर ये करवाया। सैमुअल
और ने करवाया। जांच पंचम से गांधी जी का परिचय इन्होंने करवाया। आगे लेगेसी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दलित हेतु पृथक निर्वाचन की मांग की। दलित हेतु पृथक निर्वाचन की मांग की, निर्वाचन की मांग की। वहीं रियासत के राजाओं ने अपना अधिकार जताया। वहीं रियासत के राजाओं ने अपना अधिकार जताया। सांप्रदायिक गतिरोध के कारण, यहाँ पर एक ही शब्द यही लगाना उचित है। यहाँ पर सांप्रदायिकता तो है, जातिवाद के आधार पे तो स्पष्ट रहा, तो संप्रदाय अगला शब्द सांप्रदायिक गतिरोध के कारण। सांप्रदायिक गतिरोध के कारण 1 दिसंबर 1931 को 1 दिसंबर 1931 को यह सम्मेलन समाप्त तथा स्थल। अब देखो, जब गांधी जी भारत लौटे हैं, भारत के लोग, बहुत सारे लोग उनका स्वागत करने के लिए तैयार है, फूल माला लेकर के, कि गांधी जी कुछ अच्छी चीज नई चीज लेकर के आएंगे। उधर सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू जैसे युवा वर्ग के लोग कहते, वो कहते अरे जब उन्होंने गांधी जी ने आए, उन्होंने कहा कि मैंने भारतीय ध्वज को झुकने नहीं दिया और उसके सम्मान के साथ मैंने कोई समझौता नहीं किया। इसे दूसरे शब्दों में अगर हमने कहा जाए कि हमने देश की मिट्टी को बट्टा नहीं लगने दिया, मतलब देश की इज्जत को बट्टा नहीं लगने दिया। यही शब्दों को बदल के इस भाषा में बोलते हैं, मैंने अपने देश की इज्जत को बट्टा नहीं लगने दिया। मुझे मिला कुछ नहीं, मैं खाली हाथ आया हूँ, लेकिन मैंने अपने देश की इज्जत को बट्टा नहीं लगने दिया। ऐसे शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया। तब तक गांधी जी उन पर जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस कहते लगे कि अरे गांधी जी, हमने पहले ही कहा था आप मत जाना, वहां जाकर के नाटका के भी चले आए, कुछ ले पाते नहीं और हर बार अस्पताल ही रहते हो, तुम्हारे आप दूरी बना कर रखो। ये राजनीतिक षड्यंत्र होते हैं कई प्रकार के। देखना अभी थोड़े दिन बाद ये सुभाष चंद्र बोस से केवल कांग्रेस से 3 वर्ष के लिए इसी के आधार पर तो अलग किए जाते हैं। अगर देखा जाए, सुभाष चंद्र बोस ऐसा युवा वर्ग का नेता था जो इसकी नैया शायद अगर सबसे पहला नंबर डुबोने का है वो महात्मा गांधी का ही माना जाए तो। लेकिन इतिहासकार अलग अलग बातों से कहते हैं, कैसे ये आगे आपको धीरे धीरे बताएंगे। पहले डालिए नीचे महात्मा गांधी जी का कथन। गांधी का कथन है, मैंने भारतीय ध्वज को झुकने नहीं दिया। मैंने भारतीय ध्वज को झुकने नहीं दिया, उसके सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। उसके सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। समझौता नहीं किया। इस समय गवर्नर जनरल कौन थे? इस समय वायसराय वेलिंगटन। अब जब गांधी जी भारत आ जाते हैं, अब फिर से ये द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने की बात करने की कोशिश करते हैं। पहले अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों में थोड़ी बात लीजिए। नीचे लीजिए महत्वपूर्ण प्रश्न। महत्वपूर्ण प्रश्न लिख लीजिए या महत्वपूर्ण तथ्य लिखिए। अब नीचे देखो, अब क्या निकला जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी समाप्त हो गया तो अंग्रेजी सरकार ने जो गांधी इरविन समझौता हुआ था उसको रद्द कर दिया। का करो तुम सविनय अवज्ञा आंदोलन को करवाते हैं। देखिए, ब्रिटिश सरकार ने गांधी इरविन समझौते को रद्द कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने गांधी इरविन समझौते को रद्द कर दिया।
गांधी जी ने नई लाइन से लिखना, दूसरा पॉइंट, गांधी ने वायसराय वेलिंगटन से मिलने का अनुरोध किया। देखो गांधी जी जब भारत आए अपने वायसराय वेलिंगटन से मिलने का उन्होंने अनुरोध किया, लेकिन वेलिंगटन ने कहा नहीं, मैं तुमसे नहीं मिल सकता हूँ, उसने मिलने से इनकार कर देता। ठीक है, गांधी जी ने वायसराय वेलिंगटन से मिलने का अनुरोध किया, परंतु उसने मिलने से इनकार कर दिया। अब गांधी जी को बुरा लगा कि बताओ वेलिंगटन हमसे, वही वेलिंगटन तो है वायसराय, लॉर्ड इरविन के स्थान पर वेलिंगटन है अब। हाँ वेलिंगटन, ठीक। अब जब वेलिंगटन ने भी मिलने से इनकार कर दिया तब गांधी जी को बुरा लगा। तब गांधी जी ने क्या किया कि द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की। नीचे लिखो, गांधी ने द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी ने द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की। गांधी ने द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की। अब एक नीचे और लिख दीजिए, तृतीय गोलमेज सम्मेलन क्या होगी बता दें अभी, क्या लिखिए, टाइम हो गया। देशद्रोही फकीर, अर्धनग्न फकीर, हमने अभी आपको बताया, आप कई किताबों में इसको पलट रहा है। जो फ्रैंक मोरिस, जैसे आप एस.के. पांडे, एस.के. गुप्ता पढ़ोगे जाके, उसमें आपको ये मिलेगा कि ये देश, जो फ्रैंक मोरिस ने इसे क्या कहा, अर्धनग्न फकीर, जबकि ये आयोग ने ये बात क्वेश्चन माना, तभी हम आपको बता रहे हैं। जो अर्धनग्न फकीर है वो विंस्टन चर्चिल ने कहा, फ्रैंक मोरिस ने इसे देशद्रोही फकीर कहा। ध्यान कर लेना, जब हमने बताया था तभी ये बात बताई थी, कई किताबों में इसका उल्टा है, लेकिन जो आयोग मान रहा है वही क्वेश्चन करके रखना, क्योंकि जो हमें तो नंबर चाहिए और जो बात है सही है वो सही है। ठीक है, देशद्रोही फकीर उन्होंने कहा। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन ये अगले, ठीक। अब जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, वो भी तृतीय भी सम्मेलन असफल रहा था, इसलिए तीनों में गोलमेज सम्मेलन क्या हो जाते हैं, असफल है। अभी आगे पढ़ाएंगे इसके आगे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन हम भी जानते हैं।